जब दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा हजारों साल बाद दोबारा जन्म लेता है तो सिर्फ राक्षस ही नहीं, देवता भी कांप उठते हैं। लेकिन इस बार मंकी किंग को लड़ना है सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत से। क्या सुन वुकोंग फिर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक या सब कुछ खत्म कर देगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारी मूवी की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, उस समय जब स्वर्ग और पृथ्वी अलग अलग थे। उस दौरान दुनिया का पहला और सबसे शक्तिशाली राक्षस पैदा हुआ। वो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने सब पर हमला करना शुरू कर दिया और उसकी क्रूरता से कोई भी सुरक्षित नहीं था। देवताओं की सेनाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। इसलिए आखिर में बुद्ध ने अपने एक शिष्य को भेजा जिसका नाम गोल्डन मॉन्क था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खास शक्ति थी जिसे ची कहते थे। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वो भिक्षु उस राक्षस को हमेशा के लिए पृथ्वी की सबसे ठंडी और अंधेरी जगह पर कैद करने में कामयाब हो गया। उसके बाद कहानी आज के समय में आ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सैंडी ये कहानी बाजी को सुना रहा है। लेकिन बाजी को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इसे मनगढ़ंत कहानी कहता है। फिर भी सैंडी का मानना है कि कहानी का हर शब्द सच है और वो समझाता है कि राक्षस राजा जिस भी चीज को छूता था वो शापित हो जाती थी और धूल बन जाती थी। वो किसी भी चीज को राख में बदल सकता था। जल्द ही वे दोनों अपने गुरु टैंग के पास जाते हैं, क्योंकि वे एक पवित्र यात्रा पर निकलने वाले होते हैं। तभी अचानक से टैंग का सबसे महान शिष्य सुन वुकोंग भी वहां आ जाता है। उसे मंकी किंग भी कहा जाता है। वो एक ऐसा योद्धा है जिससे सभी दुश्मन डरते हैं। फिर वे सब मिलकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में वे एक पुराने मंदिर में आराम करने का फैसला करते हैं। वहां दो छोटे लड़के बाहर आते हैं और उनका स्वागत करके उन्हें अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि उनके गुरु किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वे लड़के उन्हें अंदर ले जाते हैं और जब गुरु ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो बाकी लोग मंदिर के आसपास घूमते हैं और उस शांत जगह का आनंद लेते हैं। इसी दौरान बाजी चुपके से मंदिर के रखवालों को एक खास जड़ छिपाने के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जिससे उसके मन में जिज्ञासा जाग उठती है। इसलिए वो फौरन मंकी किंग को ये बात बताता है और वे दोनों चुपके से उन लड़कों का पीछा करने का फैसला करते हैं। जल्द ही उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिल जाता है। बाजी और मंकी किंग दोनों ही अपना रूप बदलकर छोटे छोटे जीव बन जाते हैं और उन दोनों लड़कों के पीछे पीछे चुपके से अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा सफेद और जादुई पेड़ दिखाई देता है जो बहुत ही दुर्लभ फलों से लदा हुआ होता है। ये देखकर मंकी किंग और बाजी चुपके से और करीब जाते हैं। वे दोनों लड़कों को ध्यान से देखते हैं और जैसे ही वे लड़के एक फल तोड़कर वहां से चले जाते हैं, वे दोनों वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों का मन फल चखने का करता है, इसलिए वानर राज एक तरकीब लगाकर एक फल तोड़ लेते हैं। लेकिन वो फल उनके हाथ नहीं आता और जैसे ही वो नीचे गिरता है जमीन में समा जाता है। बाजी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और हर जगह ढूंढता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वानर राज को एक अजीब राक्षसी शक्ति का एहसास होता है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे से एक जीव को बाहर खींच लेता है। वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत उस जीव पर उसका फल चुराने का आरोप लगा देता है। लेकिन वो जीव शांति से समझाता है कि ये फल जादुई है और जमीन को छूते ही गायब हो जाता है। वो आगे बताता है कि ये फल हर 10,000 साल में सिर्फ एक बार उगता है और जो कोई भी इसे खाता है वो 47,000 साल तक जीवित रह सकता है। ये सुनकर वानर राज बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। बिना ठीक से सुने ही वो दौड़कर वापस पेड़ के पास जाता है और जल्दी से 3 फल तोड़ लेता है। बाद में वो वापस आता है और उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटता है और वे तीनों मिलकर उन्हें खाते हैं। बदकिस्मती से रखवाले उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है, इसलिए वे फलों को देखने के लिए दौड़कर पेड़ के पास जाते हैं। जब वे देखते हैं कि कुछ फल गायब है तो वे आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत वानर राज और उसके दोस्तों पर आरोप लगा देते हैं। जल्द ही उनके गुरु वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। लड़के एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और तो और बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने लगते हैं। लेकिन वानर राज आगे आता है और सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है। वो साफ साफ कहता है कि उसके गुरु बेकसूर हैं और सजा सिर्फ उसे ही मिलनी चाहिए। फिर लड़के गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं और हालांकि वो खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति जल्दी ही तनावपूर्ण हो जाती है। इसी बीच मास्टर टैंग सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग को चिढ़ाना समझदारी नहीं होगी, लेकिन लड़के उनकी बात सुनने से मना कर देते हैं और टैंग पर पवित्र होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हैं। अपने गुरु का अपमान सुनकर मंकी किंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अपने शिक्षक के प्रति किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नतीजतन वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो उनके कीमती पेड़ को नष्ट कर देगा। हालांकि टैंग उसे शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे एक बेकार राक्षस कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता। आखिर में उसका सब्र टूट जाता है, इसलिए वो अपनी जादुई छड़ी निकालता है और सीधे पेड़ की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है वो सारे फल नीचे गिराना शुरू कर देता है और जैसे ही वे गिरते हैं एक एक करके जमीन में गायब हो जाते हैं। रखवाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मंकी किंग का मुकाबला नहीं कर पाते। फिर गुस्से में आकर वो अपनी छड़ी का आकार बढ़ा करता है और पेड़ को पूरी तरह से तोड़ डालता है। इसके तुरंत बाद उनके गुरु जेन्युआन अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं और तुरंत उन्हें पेड़ के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाने का आदेश देते हैं, ताकि उसके अंदर कैद राक्षस बाहर ना निकल सके। सब मिलकर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना लेते हैं। इसी बीच टैंग पूरी ईमानदारी से माफी मांगते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके छात्रों से गलती हो गई है। लेकिन जेन्युआन उन्हें माफ करने से मना कर देते हैं और दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी।
इसके ठीक बाद उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है और इस अफरा तफरी के दौरान वो जादुई घेरा कमजोर पड़ने लगता है। नतीजतन वो अद्भुत प्राचीन राक्षस जमीन की गहराइयों से ऊपर उठने लगता है। जैसे ही वो प्रकट होता है उसकी नजर टैंग पर पड़ती है और उसे महान भिक्षु समझकर वो उसे पकड़कर उड़कर दूर चला जाता है। इसी बीच मंकी किंग और जेन्युआन के बीच जोरदार लड़ाई चलती रहती है, जब तक कि आखिर में जेन्युआन उसे और उसके दोस्तों को एक जादुई जेल में कैद नहीं कर लेता। जल्द ही वुकोंग आजाद होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर जेन्युआन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि वो पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था, बल्कि उसे पवित्र ऊर्जा से बनाया गया था और उसी पेड़ के नीचे वो अद्भुत प्राचीन राक्षस कैद था। उनकी गलती की वजह से अब वो राक्षस आजाद हो चुका है। ये सुनकर मंकी किंग गंभीर हो जाता है और घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने गुरु को बचाकर ही रहेगा। फिर भी उसे अभी भी स्थिति की गंभीरता पूरी तरह से समझ नहीं आई है। सून वुकोंग को वो राक्षस शायद सामान्य लगे, लेकिन सिर्फ जेन्युआन ही जानता है कि ये प्राणी कभी तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमाए बैठा था। इसके अलावा जेन्युआन ये भी बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। 3 दिनों के भीतर वो अपनी पूरी शक्ति फिर से हासिल कर लेगा। वो ये भी बताता है कि टैंग असल में गोल्डन मॉन्क का 10वां अवतार है, इसलिए अगर वो राक्षस टैंग की शक्ति को सोख लेता है तो वो अजेय हो जाएगा और तीनों लोकों पर राज करेगा। ये सब सुनने के बाद भी सून वुकोंग का आत्मविश्वास बना रहता है और वो पूरे साहस से कहता है कि ऐसी कोई भी नियति नहीं है जिसे वो चुनौती न दे सके। इसलिए वो अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगता है। उसका पक्का इरादा देखकर जेन्युआन आखिरकार मान जाता है और उन्हें छोड़ देता है। फिर मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ जाने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी पल टूटे हुए पेड़ से एक अजीब सी शक्ति निकलती है और चुपचाप उनके पीछे चलने लगती है। दूसरी ओर वो राक्षस टैंग को एक अंधेरे महल की तरफ ले जाता है। जहां जहां से वो गुजरता है उसकी जानलेवा आभा के कारण जीवित प्राणी राक्षसों में बदल जाते हैं। जब वो पहाड़ पर पहुंचता है तो कई राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहचानते हैं कि वो कौन है, वे डर के मारे तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे उन्हें आदेश देते हैं कि अगले 3 दिनों तक टैंक की रखवाली करो, जब तक कि वो अपना असली रूप वापस नहीं पा लेता, और फिर वो पहाड़ के और अंदर चला जाता है। जल्द ही एक और राक्षस सरदार उसके सामने आता है और उसे चेतावनी देता है कि टैंक का शिष्य मंकी किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बताता है कि सून वुकोंग राक्षसों का सरदार है, वही योद्धा जिसने 500 साल पहले स्वर्ग के मंदिरों को तबाह कर दिया था। लेकिन इस बात से प्राइमोडियम पर कोई असर नहीं पड़ता। अपनी वापसी के साथ वो ऐलान करता है कि अब सिर्फ एक ही राक्षस राजा है और वो खुद वो है। इसी बीच मंकी किंग और उसके साथी आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार आराम करने के लिए रुकते हैं। अचानक वो अजीब सी ची शक्ति जो चुपचाप उनके थैले में सफर कर रही थी उनके सामने आ जाती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये कोई और राक्षस है, लेकिन जल्द ही वो इंसान का रूप ले लेती है। वो आकृति शांत भाव से बताती है कि वो बिल्कुल भी राक्षस नहीं है। इसके बजाय वो पवित्र ची शक्ति है जिसने कभी उस अद्भुत प्राचीन राक्षस को पेड़ के अंदर कैद किया था, और अब वो उन्हें रास्ता दिखाने आई है, पहले की बहुत देर हो जाए। लेकिन मंकी किंग को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए गुस्से में आकर वो उसे एक तरफ फेंक देता है और उस दूसरे जीव को जमीन से फिर बाहर खींच लेता है। फिर वो जानना चाहता है कि वो राक्षस कहाँ छिपा हुआ है। फ्रूटी माउंटेन कोर्ट के बारे में बताती है, एक ऐसी जगह जो दुनिया की हर चीज के बारे में जानती है। वो कहती है कि वहां का मंदिर ही उस राक्षस की असली जगह बता सकता है। इसके अलावा वो समझाती है कि सिर्फ पवित्र ची शक्ति ही उन्हें उस राक्षस को हराने में मदद कर सकती है, इसलिए उन्हें आंख मूंद कर जल्दबाजी न करके सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। फिर भी मंकी किंग उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और उसे फिर से दूर फेंक देता है। ठीक उसी समय उसका दोस्त सैंडी उसे याद दिलाता है कि ये कहानी पवित्र किताब में लिखी कहानी से बिल्कुल मेल खाती है। किताब के अनुसार बुद्ध के एक शिष्य ने कभी एक राक्षस को कैद करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। ये सुनकर मंकी किंग को आखिरकार स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगती है। उसी समय प्राइमोडियम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुपचाप उन पर नजर रखा होता है। इसी वजह से वो अपने चेलों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। दूसरी ओर टैंक प्राइमोडियम की कैद में ही रहता है, जो बड़े सब्र से उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब वो अपना असली और शक्तिशाली रूप फिर से पालेगा। टैंक पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसके शिष्य उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन वो राक्षस सिर्फ हंसता है और ऐलान करता है कि उसे कभी नहीं रोका जा सकता। दूसरी ओर मंकी किंग आगे बढ़ता रहता है और पवित्र ची ऊर्जा फ्रूटी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। जल्द ही वे खाना लेने के लिए एक गांव में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही गांव वाले उन्हें देखते हैं वे डर से कांपने लगते हैं। अचानक पूरे गांव को एक काली शक्ति घेर लेती है। खतरा भांपकर मंकी किंग तुरंत फ्रूटी को एक लैलटेन के अंदर छिपा देता है, क्योंकि वो जानता है कि राक्षस सबसे पहले फ्रूटी को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक उसी समय कई राक्षस हमला कर देते हैं, फिर भी मंकी किंग अकेला ही उनका सामना करता है और उन्हें आसानी से कुचल देता है, एक एक करके सबको मार डालता है। ये देखकर दुश्मन अपनी रणनीति बदलते हैं और गांव वालों को राक्षस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मंकी किंग बेकसूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इंसानों को वापस उनके असली रूप में ले आता है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच दुश्मनों का सरदार वो लालटेन छीन लेता है और भागने की कोशिश करता है। मंकी किंग तुरंत हरकत में आता है और फ्रूटी को बचा लेता है, लेकिन और भी दुश्मन आ जाते हैं और एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं।
इस वजह से मंकी किंग एक विशाल मीनार को बीच से काट देता है और वो मीनार दुश्मनों के ऊपर गिर जाती है। इस तबाही को देखकर फ्रूटी को उन बेकसूर लोगों के लिए दुख होता है जिन्हें जबरदस्ती खतरे में डाला गया था। इसलिए वो नीचे उतरती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सबको ठीक कर देती है। ये देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस कोशिश से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। फिर भी कुछ फल खाने के बाद उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आने लगती है। उस पल से मंकी किंग उसका और भी ज्यादा सम्मान करने लगता है। दूसरी तरफ हारा हुआ दुश्मन सरदार उस बड़े राक्षस के पास लौटता है और मान लेता है कि वो नाकाम रहा। ये सुनकर प्राइमोडियम बिना किसी रहम के उसका मजाक उड़ाता है और उसे तुरंत ही निगल जाता है। उसके बाद प्राइमोडियम अपने शरीर से एक काली परछाई निकालता है और उसे मंकी किंग को खत्म करने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद मंकी किंग और उसकी टीम आखिरकार उस पवित्र मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक मूर्ति खड़ी मिलती है और अंदर कोई भी नहीं होता। अचानक वो काली परछाई उस मूर्ति के अंदर घुस जाती है, क्योंकि मूर्ति की असली आत्मा वहां मौजूद नहीं होती। नतीजतन वो भ्रष्ट देवता उन पर हमला कर देता है और एक भयानक जानवर को बुला लेता है। मंकी किंग उसे हराने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। ठीक उसी समय बाजी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। वो अपनी किताब में से कुछ पढ़ता है और उस जानवर की कमजोरी का पता लगा लेता है। उसके मुताबिक उस जानवर को तभी हराया जा सकता है जब उसका मुंह बंद कर दिया जाए। इसलिए मंकी किंग अपने बालों का इस्तेमाल करके उस जानवर का मुंह बंद कर देता है और उसे हरा देता है। उसके बाद वो पर्वत देवता को बेहोश कर देता है, जिससे उसके अंदर से वो काली शक्ति बाहर निकल आती है। लेकिन वो काली शक्ति हार मानने को तैयार नहीं होती और एक बार फिर जोरदार हमला करती है। इस बार उसका निशाना फ्रूटी होती है। इसके बावजूद फ्रूटी ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है और एक ही बार में उस काली शक्ति को नष्ट कर देती है। होश में आने के बाद वानर राज पर्वत देवता से इस बारे में पूछते हैं। प्राइमोडियम की जगह का पता चल जाता है और पर्वत देवता उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मान जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, पर्वत देवता उस राक्षस से डरे हुए रहते हैं, लेकिन फ्रूटी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो अभी भी इतनी ताकतवर है कि उस राक्षस को कैद कर सके। पर चुपके से पर्वत देवता मंकी किंग के कान में फुसफुसाते हैं कि फ्रूटी ने अब इंसान का रूप ले लिया है। जैसे ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राक्षस को कैद करेगी, उसकी सारी ची ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इस बार वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएगी। दूसरे शब्दों में वो जिंदगी जो वे अभी देख रहे हैं, वो उस पवित्र ची ऊर्जा की आखिरी जिंदगी है। इस गंभीर बातचीत के बाद पर्वत देवता दूर दिख रहे सबसे ऊंचे और सबसे अंधेरे पहाड़ की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि वही प्राइमोडियम का घर है। फिर वो चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग के लिए अकेले उस राक्षस को हराना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो उन्हें सलाह देते हैं कि वे बुद्ध से मदद मांगे। दूसरी तरफ सारे राक्षस उस पहाड़ पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब प्राइमोडियम अपने असली और सबसे ताकतवर रूप में वापस आएगा। जल्द ही वो पुराना राक्षस अपने असली रूप में सामने आता है और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा भारी और जबरदस्त महसूस होती है। इसी बीच मंकी किंग और उसके दोस्त आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आने वाली लड़ाई में फ्रूटी को कोई चोट लगे। वे उसे सुलाने की कोशिश करते हैं और उसे वहीं पीछे छोड़ देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसके बजाय वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि अब जब वे दोस्त बन गए हैं तो उसे कोई नाम देना चाहिए। मंकी किंग एक पल के लिए सोचते हैं और उसे फ्रूटी नाम देते हैं और उसे ये नाम तुरंत पसंद आ जाता है। फिर वो प्यार से पूछती है कि उसे यानी सुन वुकोंग को ये नाम किसने दिया था। वो रुकते हैं और जवाब देते हैं कि शायद उनके गुरु ने दिया होगा, क्योंकि उनके कोई माता पिता नहीं थे और उनका जन्म एक पत्थर से हुआ था। उसके बाद वो उससे चुपचाप सो जाने को कहते हैं, ये सोचते हुए कि वो तो बस एक योद्धा है जो सिर्फ मुसीबतें लाता है। फ्रूटी प्यार से उसे भरोसा दिलाती है कि वो बुरा नहीं है और वादा करती है कि वे दोनों मिलकर उस राक्षस को हराएंगे और उसके गुरु को बचाएंगे। ये सुनकर वो आखिरकार मान जाता है और वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। वो खुशी खुशी एक चट्टान पर लेट जाती है। वहां से निकलने से पहले मंकी किंग उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, क्योंकि वे उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते और जानते हैं कि वे उसे लड़ाई में अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और सुबह होते होते वे पहाड़ के पास वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। अचानक राक्षसों की सेना उन्हें घेर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार वानर राज बाजी और सैंडी के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं और मिलकर वे दुश्मनों को पीछे धकेल देते हैं। बाजी एक विशाल जानवर का रूप ले लेता है, जबकि सैंडी पानी के जोरदार वारों से हमला करता है, जिससे लड़ाई और भी तेज और अफरा तफरी वाली हो जाती है। एक पल ऐसा आता है जब दुश्मन वानर राज को चारों तरफ से फंसा लेते हैं, लेकिन वो अपने बाल खींचकर अनगिनत हमशक्ल बना लेते हैं, जो देखते ही देखते राक्षसों पर भारी पड़ जाते हैं। ठीक उसी समय खुद राक्षस वहां आ जाता है।
अपने कमजोर सैनिकों को तबाह होते देखकर वो बिना किसी रहम के उन्हें खत्म कर देता है और फिर अपना ध्यान सीधे उन नायकों की तरफ मोड़ देता है। वे तीनों एक बेहतरीन टीम की तरह लड़ते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वे जीत जाएंगे। हालांकि वो राक्षस एक बार फिर उठ खड़ा होता है और अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें बेरहमी से कुचल देता है। फ्रूटी खतरे को भांप लेती है और उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। इसी बीच राक्षस की लगातार मार खाने की वजह से मंकी किंग उसके पास ही गिर पड़ता है। उसके दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें मंकी किंग की आंखों के सामने ही मार डालता है। मंकी किंग उन्हें बचा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। फिर वो राक्षस फ्रूटी के चारों ओर बने घेरे को तोड़ने लगता है। मंकी किंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अचानक फ्रूटी उस घेरे से आजाद हो जाती है और मंकी किंग की तरफ दौड़ पड़ती है। मंकी किंग की बुरी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी पल वो राक्षस टैंग को आगे खींच लेता है और उसकी पवित्र शक्ति को सोख लेता है। टैंग की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है और ये सब देखकर फ्रूटी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अपनी शक्ति मंकी किंग को देने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग उसे लेने से मना कर देता है। गुस्से में आकर वो राक्षस फ्रूटी को दबोच लेता है और मंकी किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है। मंकी किंग बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब देता है कि वो हार मानने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करेगा। उसकी ये बात सुनकर राक्षस का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। जब वो राक्षस दोबारा हमला करता है तो फ्रूटी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि अब टैंक की शक्ति भी सोख लेने की वजह से वो और भी जोरदार पलटवार करता है। फ्रूटी को एक तरफ फेंक दिया जाता है और ठीक उसी पल उसकी आत्मा मंकी किंग की आत्मा के साथ एकाकार हो जाती है। पलक झपकते ही मंकी किंग का पत्थर जैसा दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। इस बार मंकी किंग उस राक्षस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो राक्षस के हाथ पैर तोड़ देता है और आखिरकार उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। राक्षस के मारे जाते ही सारा अंधेरा छट जाता है। फ्रूटी की शक्ति से बाजी और सैंडी को फिर से जीवन मिल जाता है और टैंग भी जीवित होकर उन सभी को आशीर्वाद देता है। बाद में एक देवी प्रकट होती हैं और फ्रूटी के शरीर से गिरा एक पत्ता इस्तेमाल करके उस जादुई पेड़ को फिर से हरा भरा कर देती हैं। इसके साथ ही दुनिया में फिर से शांति लौट आती है और ये कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है।